जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा जो कि हिंदी कहानी है। उसके बाद से यूनिट 5 पढ़ा जो कि कविता है। उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। देखिए, जो भी हमारे चैनल्स पे हिंदी के लिए अपडेट मिलते रहते हैं, चाहे जो यूजीसी नेट हो या किसी अन्य स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन हो, या जो किसी स्टेट का जो सेट एग्ज़ाम होता है वो हो, या अन्य किसी भी स्टेट के प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो सारे वीडियो मेरे चैनल पे आते हैं और आते रहेंगे। वैसे अपडेट भी आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि अभी हमारा जो है 29 जून को नेट का पेपर है। आज 22 हो गया, 7 दिन पहले तो मैं एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बन रहा है वो आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो उसको आप ईमानदारी से देखिए और आप बताएं कि नोट्स क्या है। उसी क्रम में जब हमने यूनिट 10 शुरू किया था और यूनिट 10 को पढ़ते पढ़ते आज हमें क्या पढ़नी है, आप हुदरी पढ़ना है। ठीक है, इसके अगर लेखक की बात कर लेते हैं तो रमणिका गुप्ता है। रमणिका गुप्ता है और ये हमारे यूनिट 10 में लगी है। तो अब हम नीचे पढ़ेंगे। और आप हुदरी का मतलब क्या होता है, एक जिद्दी लड़की। आप हुदरी का मतलब होता है एक जिद्दी लड़की। आप हुदरी जो है ना वो पंजाबी शब्द है और इसका मतलब होता है एक जिद्दी लड़की। अब हम नीचे आएंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं रमणिका गुप्ता। अब पढ़ेंगे आप हुदरी, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। तो इसमें क्या है, विविधता भरे अनुभवों की धनी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा की यह दूसरी कड़ी आप हुदरी एक बेहद पठनीय आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा की पहली कड़ी हादसे से यह कई अर्थों में अलग है। सच कहे तो यही है कि उनकी असल आत्मकथा तो यही है उनकी असल आत्मकथा। यहाँ लेखिका का निजी जीवन, उनके संघर्ष का सच एक स्त्री की कसौटी पर उद्घाटित हुआ है। यहाँ एक सुदीर्घ जीवन की कहानी है जहाँ एक रचनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में रमणिका जी का धनबाद तक का जीवन बड़े रोचक ढंग से सामने आता है। दरअसल आत्मकथा लेखन के लिए जिस जरूरी हिम्मत और सच की सलाहियत होती है वह रमणिका जी में कूट कूट कर भरी है। हिंदी में यह एक निर्भीक स्त्री के जीवन पर आधारित ऐसी आत्मकथा है जिसे पाठक एक रोचक उपन्यास की तरह पढ़ेंगे। उम्र के जिस दौर में लोग हाँफ कर घर बैठ जाते हैं, रमणिका जी 86 साल की उम्र में भी युवा रचनाकारों से ज्यादा सक्रिय हैं। रमणिका जी की इस बेहद बोल्ड आत्मकथा को पढ़कर कुछ और रचनाकार आत्मकथा लिखने की हिम्मत दिखाएं तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। यह आत्मकथा बताती है कि जीवन किसे कहते हैं। सच में ये आत्मकथा मुझे बहुत पसंद आई और जब भी आप पढ़ोगे तो सोच करके हैरान हो जाओगे कि कोई इतनी बोल्ड और निर्भीक तरीके से अपनी बातों को कैसे रख सकता है। आप एक बार पढ़िए। मैं तो कहूँगा कि इसका जो मूल पुस्तक है ना वो तो इंटरनेट पे भी मिल जा रहा है, लगभग 250 पेज का है। बहुत ही बेबाकी अंदाज में ना अपने जीवन का वर्णन किया है। और पढ़ने के बाद तो कई कई जगह ये जो एक एक सेंटेंस लिखती हैं तो मैं अचंभा में रह गया कि भाई ऐसे कोई कैसे लिख सकता है। लेकिन उतना इनके अंदर साहस है, उनके अंदर इतना निर्भीकता है कि ये अपनी बातों को इतना प्रखर तरीके से पाठकों के समक्ष रख रही हैं। तो ये चीज आप फील कब कीजिएगा, जब आप पढ़िएगा तब। इस तरह से शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप हुदरी जो है 2015 में प्रकाशित हुआ था। इनकी लेखिका जो है रमणिका गुप्ता है। आप हुदरी 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग हादसे के रूप में 2005 में और दूसरा क्या आप हुदरी के ही नाम से 2015 में प्रकाशित हुआ था। ये जो है ना बचपन से लेकर के धनबाद तक का वर्णन है इसमें। और मुख्य पात्र के रूप में देख लेंगे तो मुख्य पात्र में रमणिका गुप्ता ही है। पिता का नाम प्यारेलाल बेदी है, माता का नाम लीलावती बेदी है, एक जो बीबी जी करके इनका उपनाम है इसमें। दादा करमचंद्र बेदी हैं। पति का नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। पुत्र जो है उमंग पावेल गुप्ता है। पुत्रियां इनकी कौन है, शिब्बा सिबल और तरंग करके एक इनकी 2 पुत्रियां हैं। अब रमणिका गुप्ता के बारे में तो जरा यहाँ देख लेंगे। रमणिका गुप्ता का जन्म जो हुआ था ना अप्रैल 1930 में सुनाम पंजाब में हुआ था। ये बिहार की राजनीति से जुड़ी रही, आगे चल करके एमपी और एमएलए दोनों बनी। एमपी और एमएलए दोनों बनी। ये बिहार और झारखंड की सम्मिलित राजनीति से
और सम्मिलित रूप से राजनीति में रही। और इनका मुख्य विषय क्या था? आदिवासी, दलित, महिला और श्रमिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। इनकी प्रमुख कृतियां की बात कर लेते हैं तो हादसे 2005 में जो कि 87 भागों में विभक्त है, आपहुदरी 2015 में जो कि 35 भागों में विभक्त है। और आपहुदरी का अर्थ क्या होता है? एक जिद्दी लड़की। इनका मूल नाम क्या था? रमना था, रमना। इनके जो पिता थे ना प्यारेलाल, ठीक है, वो प्यारेलाल बेदी क्या थे? लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उसके बाद से माता लीलावती देवी थी, पति वेद प्रकाश गुप्ता, ऑलरेडी मैंने उधर चर्चा भी किया था। प्रेमी की बात कर लेते हैं तो सोचिए, बलराम, हामिद, यशपाल, एक दो और नाम आता है जो इनके प्रेमी थे, यानी लगभग 5-6 प्रेमियों का वर्णन मिलता है। आप अब इसी से आइडिया लगाइए, ठीक है, कि ये कितने निर्भीक चीजों से अपनी बातों को रख रही हैं। ये चाहते थे इस तथ्य को, इस फैक्ट को छुपा सकती हैं, लेकिन वो जानबूझ के छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है अपनी आत्मकथा को निर्भीक रूप से कहना, और इसी के चलते तो वो जानी जाती हैं। सीता और मौसी क्या है? इनके 2 उपन्यास हैं, जंगल और कोयला खदानों की आदिवासी महिला संघर्ष पर केंद्रित है। मौसी उपन्यास को सत्यप्रकाश ने बनारस में आज धारावाहिक में छपा था। उसके बाद इनकी कहानी संग्रह कौन है? बहु जुठाई। अब हम अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? यहाँ से रमणिका गुप्ता जी की रचनाएं जो होती हैं वो होती हैं शुरू। तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदिवासी विमर्श की महान लेखिका रमणिका गुप्ता का जन्म 22 अप्रैल 1930 को सुनाम प्रांत पंजाब में हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। रमणिका जी के पिता प्यारेलाल बेंदी मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर, माता लीलावती बेदी एक कुशल गृहिणी थी। रमणिका जी का जन्म एक अभिजात परिवार में हुआ था जिनके करीब सभी रिश्तेदार उच्च पद पर आसीन थे। स्वयं इनका भी अपना बड़ा भाई सत्यव्रत वेदी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होने के साथ साथ ट्रिब्यून पंजाबी चंडीगढ़ के संपादक थे। रमणिका जी के मझले भाई चंद्रवत चंडीगढ़ सैन्य बल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सेवानिवृत्त हुए तथा छोटे भाई दिल्ली में फोटोग्राफर में अच्छी महारत पाई। रमणिका जी सन 1945 में विक्टोरिया स्कूल पटियाला में मैट्रिक उत्तीर्ण की और वहीं विक्टोरिया कॉलेज में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हुई। रमणिका जी की बचपन से ही निर्भीक और तेज तर्रार रही। मात्र 14 साल की अवस्था से ही खादी पहनने लगी और पारिवारिक बंधनों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही। रमणिका जी की बेबाकीपन, निडरपन का एक उदाहरण देखा जा सकता है कि पंजाब दंगा के बाद मुसलमान लड़कियों की रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, महिला नेता सुशीला नैयर की उपस्थिति में महारानी पटियाला में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें रमणिका जी ने बड़ी बेबाकी से कहा था, अगर आप सही मायने में लड़कियों को खोजना चाहते हैं तो जितने यहाँ जनरल, कर्नल और फौजी अफसरों के साथ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन सब के घरों की तलाशी लीजिए तो उनकी अर्दलियों के पास एक एक 2 लड़कियां मिल जाएंगी। सोचिए, इतना बेबाकी अंदाज से अपनी बात रखने वाली महिला। उसके बाद से रमणिका जी अपनी छोटी बहन की तुलना में कम सुंदर होने के कारण बदसूरत कही जाती थी। यहाँ तक कि इनकी माता ने इनका लालन पालन खुद न कर नौकरों से करवाई। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी रमणिका जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सोलन से एमए तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली से बीएड की डिग्री प्राप्त की। रमणिका जी गुरु नानक की वंशज थी। इस वंश की परंपरा रही कि बेटी पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। रमणिका जी की बुआ ही जिंदा बेटियों की प्रथम पीढ़ी रही। उसके बाद स्वयं रमणिका और उनकी बहनें थीं। रमणिका जी ने वेद प्रकाश गुप्ता से प्रेम विवाह किया था। वेद प्रकाश गुप्ता इनके हस्बैंड थे, प्रेम विवाह हुआ था। वे एक सहायक नियोजन अधिकारी थे, बाद में डिप्टी चीफ कमिश्नर के पद पर सेवानिवृत्त हुए। वेद प्रकाश गुप्ता जी रमणिका जी को 3 संतानें हुई। पुत्र उमेंग पावेल गुप्ता तथा 2 पुत्रियां शिवा सिवल और तरंग गुप्ता, जो कि ऊपर ऑलरेडी नोट्स में मैंने चर्चा भी किया था। आप भी इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखेंगे रमणिका गुप्ता जी की मृत्यु 26 मार्च 2019 को नई दिल्ली में हुआ था। गुप्ता जी की मृत्यु से पूर्व झारखंड के में मांडू के विधायक पद पर थी। रमणिका गुप्ता की रचनाएं अब और तब, आम आदमी, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। बाकी यदि आप चाहें तो आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। एक यहाँ इनकी कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है, बहु जुठाई, जो कि 1998 में प्रकाशित हुआ था, तो इसको आप लोग यहाँ सम्मिलित कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं हवाओं को लिखना चाहती हूँ 2013 में प्रकाशित हुआ था। आदिम से आदमी तक 1997 में प्रकाशित हुआ था। खूंटे 1980 में हुआ था। उसके बाद से आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ से देखेंगे इनके उपन्यास जो है वो देख लीजिए। तो उपन्यास जो है वो कौन सा है? मौसी है, जो कि 1997 में है। सीता 1996 में है। आत्मकथा के रूप में हादसे हैं और आपहुदरी हैं। हादसे 2005 में है और आपहुदरी 2015 में है। ऑलरेडी ऊपर मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है।
उसके बाद से दलित हस्तक्षेप 2006 में आया था। राष्ट्रीय एकता और विघटन के बीच 2018 में, ये भी कोई इंपोर्टेंट उतना नहीं है। उसके बाद से और देख लेंगे, यहाँ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इनके बारे में चर्चा किया जा सके, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक ही बार अब आगे आ जाते हैं। यहाँ से कुछ आपहुदरी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपहुदरी ही पढ़ना है तो उससे रिलेटेड यदि कुछ नोट्स मिलता है तो उसको तो यहाँ पे सम्मिलित करेंगे ही। तो रमणिका गुप्ता जी ने अपनी आत्मकथा का नाम आपहुदरी यानी कि एक जिद्दी लड़की दिया है, जिसका प्रकाशन सन 2015 में सामयिक प्रकाशन से हुआ है। यद्यपि आपहुदरी के अलावा रमणिका जी की हादसे नामक आत्मकथा भी काफी चर्चित रही। पंजाबी शब्द आपहुदरी का अर्थ होता है अपने मन की करने वाली, सारी सीमाओं को तोड़ने वाली या किसी की भी न सुनने वाली। आपहुदरी रमणिका गुप्ता की वैसी आत्मकथा है जिसमें पारिवारिक यथा माता पिता, नाना नानी, चाचा चाचा बुआ, भाई भाभी, नाना मौसी आदि रिश्तों की पड़ताल की गई है। वस्तुतः आपहुदरी एक बालिका की सेक्स की वर्जनाओं एवं यौन संबंध की विकृतियों के विरुद्ध देह मुक्ति के लिए लड़ी गई जंग है। इस युद्ध की परिणति उस युक्ति के रूप में होती है जो मनुष्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई बनकर जीवन जीना चाहती है। आगे देखेंगे, यहाँ से है कि आपहुदरी आत्मकथा सच्चाई की आईना और साहसिकता की मिसाल है। इसमें लेखिका ने अपने 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 क्या है जी अपने जिए भोगे और सताए गए यथार्थ को बड़े ही निर्भीकता और बेबाकी से प्रस्तुत की है। वस्तुतः आपहुदरी आत्मकथा केवल एक महिला की आप बीती नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज है उन कुप्रथाओं, विकृतियों और ज्यादतियों एवं विवंडनाओं का जो उस समय पैदा हुई स्त्रियों, खासकर समानती अभिजातीय वर्ग की स्त्रियों को झेलना सहना पड़ता था। लेखिका अपनी इस आत्मकथा में संघर्षों के समुद्र में डूबी मालूम पड़ती है। पारिवारिक संघर्ष, राजनैतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, वैवाहिक आदि संघर्षों से जूझते हुए जब उपलाने लगी तो उसी का पंजीभूत रूप में आपहुदरी फूट पड़ी। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के बारे में कहा जाता है कि हादसे अगर रमणिका जी की राजनैतिक सामाजिक यात्रा वृत्तांत है तो आपहुदरी लेखिका की पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित रमणिका गुप्ता के लिए सेक्स एक सहज जैविक प्रक्रिया लगती है। उन्होंने पुरुष को स्त्री और स्त्री का पुरुष की तरह झुकाव कोई अपराध नहीं बल्कि मानवीय जरूरत माना है। यौवन का पहला अंकुर फूटने पर स्वयं अपने शरीर की सुंदरता पर मन मिटने वाली रमणिका जी कहती हैं, कभी कभी मैं स्वयं अपने शरीर में होते बदलाव को देखती, छूती और अपने अंगों को सहलाती मुझे कुछ बदला बदला नजर आता है। रमणिका उर्फ रमना जी बचपन का नाम था। अपने भाई की चिट्ठी उसकी प्रेमिका के पास पहुंचाया करती थी। इसी क्रम में भी वो बलराम नामक युवक से प्रेम कर बैठी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहला प्रेमी कौन है, बलराम है। ठीक है, पहला प्रेमी बलराम मिल गया। रमणिका जी का बलराम से प्रेम दैहिक सुखों से युक्त नहीं बल्कि शुद्ध आत्मिक प्रेम रहा। बलराम ने ही रमना को एक गंदे दर्जे की अश्लील हरकतों से छुटकारा दिलाया था। उसके बाद से बलराम से हुए प्रेम का एहसास के बारे में रमणिका जी कहती हैं कि उस दिन मानो किसी ने हमारी पोर पोर में बलराम लिख दिया। यह हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। आगे देखते हैं, रमणिका जी बलराम के बाद मुस्लिम लड़का हमीद से प्यार करने लगी। वैसे हमीद को ये भाई कहा करती थी। अपनी इस प्रेम के बारे में कहती हैं कि पहली बार हमीद ने मुझे अपने बाहों में भरकर चूमा और कहा, हम मिले भी तो तब जब कभी न मिलने के लिए अलग हो रहे हैं। बहुत देर हो गई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितनी प्यार दे सकता था तुम्हें। मैं चुप थी, रह रह कर कंपकपी आ रही थी, बस आंखें बंद कर आलिंगन महसूस कर रही थी। रमणिका जी का हर प्रतिबंध के खिलाफ मोर्चा लेने वाली थी। यही कारण है कि परिवार की काफी विरोध के बावजूद भी जाति बंधन को तोड़ उन्होंने 1948 में क्षत्रिय होकर एक बनिया वेद प्रकाश गुप्ता से प्रेम विवाह की। यद्यपि रमणिका जी और वेद प्रकाश के दाम्पत्य जीवन में शक और ईर्ष्या हो जाने से रिश्तों में दरार पड़ने लगी। जहां रमणिका ने वेद प्रकाश को उसकी भाभी से संबंध जोड़ी है, वहीं वेद प्रकाश ने रमणिका के अपने छोटे भाई से अर्थात देवर के साथ। लेखिका विवाह के बाद नृत्य प्रशिक्षक बलजीत की तरफ आकर्षित हुई और यह आकर्षण दैहिक सुख तक जाती है। अब आप देखिए विवाह के बाद कहां से कहां मामला पहुंच रहा है। बलजीत अक्सर अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे लेखक जो भी है ना वो इन बातों को जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि हमारी जिंदगी की एक ऐसा
पक्ष जो आज तक छुपा रहा है, या कोई भी आदमी जो समाज के सामने लाना नहीं चाहता है, पाठकों के सामने नहीं लाना चाहता है, वो रमणिका जी ला रही हैं। तो इस बात के लिए इनकी तारीफ करनी तो पड़ेगी, क्योंकि ये सबके बस का नहीं है इस तरह की बातों को मतलब समाज के सामने, पाठकों के सामने रख देना। परंतु यदि ये रखती हैं तो इनकी ये महानता है, इसी महानता के कारण ही आज ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे, रमणिका जी बलजीत के बीच संबंधों की चर्चा करते हुए कहती हैं कि मैं जितनी भी वफादार रहूं, प्रकाश तो मुझ पर शक करेगा ही। क्या मतलब है इस निष्फल बेमतलब वफादारी की? जब वफादार होने पर भी शक की नजरों से देखा जाना है, फिर शक को ही सच होने दो, क्या हर्ज है? रमणिका जी का प्रेम संबंध बलजीत के बाद वीरेंद्र, एमडीएम, आहूजा के छोटे भाई आदि कई लोगों के साथ होता रहा। देख सकते हैं 4 या 5 लोग तो अभी तक आ ही गए। आहूजा के साथ अपने प्रेम संबंधों की चर्चा करते हुए रमणिका जी कहती हैं, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया उतना प्यार आज तक केवल वीरेंद्र को छोड़कर किसी ने नहीं दिया। हमारे बीच प्रकृति और पुरुष की घनिष्ठता घनिष्ठता थी। रमणिका जी आहूजा के प्यार, रोमांस, शादी आदि को लेकर खुला दृष्टिकोण काफी प्रभावित थी। रमणिका जी के शादी करने का प्रस्ताव पर आहूजा के बेबाकी से कहे गए इस मंतव्य पर बिल्कुल वो रिझ गई। अभी तो मैं मुक्त हूँ और तुम भी। चोरी चोरी प्यार में जो सुख है या आज़ादी का एहसास है, शादी के बाद वो नहीं रहेगी। न ही मैं और न ही तुम प्यार करने को आज़ाद रहेंगे। शादी का बंधन ही तो चुरा लेगा हमारा प्यार। अभी तो हम चुराते हैं ना प्यार के क्षण। आगे देखेंगे, आगे देखते चलिए यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, आहूजा से प्रेम के बाद रमणिका जी ने प्रेम के प्रति दृष्टिकोण और रिश्तों के मायने किस तरह से बदल गए, वो इस पंक्ति से समझा जा सकता है। जबरन प्रेम का नाटक, चाहे वो पति से हो या प्रेमी से हो, सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। प्रेम जब भी उपजे, जिसके लिए भी उपजे, उससे प्यार कर लेना प्यार के प्रति ईमानदार कोशिश है। एक समय रमणिका जी, जो कि प्रोफेसर वाजपेयी को विषयगत जानकारी एवं साहित्यिक अभिरुचि से प्रभावित हो, उसके प्रति समर्पित हो गई। रमणिका जी ने धनबाद में कला, साहित्य और समाज सेवा के साथ साथ राजनीति की राह पर भी चल पड़ी और राजनीति में औरतों के होने वाले शोषण को शयन कक्ष तक पहुंचकर स्वयं महसूस की और भोगी। रमणिका जी ने राज्य मंत्री, फिर दिलीप जैसे दरिंदों से बचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के साथ राजनैतिक और यौनिक संबंधों में रही। हे प्रभु, मुख्यमंत्री ने उन्हें बीपीएससी का सदस्य मनोनीत किया था। रमणिका जी अपने पिता के अवैध संबंधों को बड़ी बेबाकी से अपनी इस आत्मकथा में रखी है। वे कहती हैं कि अर्दलियों की बीबियां, दूर पास के रिश्तेदारों की बहुआं, लड़कियां, सबसे उनका रिश्ता था। संतरा नाम की एक हरियाणी स्त्री के साथ पिता के संबंधों को बताती हुई रमणिका जी कहती हैं कि संतरा को बच्चा चाहिए था और उसका पति उससे बच्चा नहीं दे सकता था। उनके पापा जी ने उनकी यह परेशानी दूर कर दी। रमणिका जी अपनी भाभी और छोटे भाई वेद प्रकाश के बीच नाजायज संबंधों की भी बाकी से रखी है। रमणिका जी अपनी भाभी और छोटे भाई वेद प्रकाश के बीच नाजायज संबंधों को भी बाकी से रखी है। सामंती परिवार में पली बढ़ी रमणिका जी वहां के पुरुषों का भोग विलास जो औरतों का घर या बाहर दोनों जगह बड़ी चतुराई से उपभोग करता था के बारे में कहती हैं कि घर में औरतों का आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे झरने, बाहर अटयासी के सरोवर सागर, औरतों को दोनों रूप में भोग, पत्नी का पावन रूप, प्रेमिका का अनुराग, वीरांगना की आसक्ति, पुरुष सभी का बिना अपराध बोध की उपभोग करता था। सामंती परिवार में प्रेम संबंध का बिल्कुल मनाही थी, भले चोरी छुपे जो हो। इस पर रमणिका जी कहती है कि प्यार करने वाले को सबसे गुनाहगार मान लिया जाता था, मर्यादा भंजक, परंपरा तोड़ के परिवार की इज्जत मिटाने वाला। अब थोड़ा से नीचे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला में क्या है, हालांकि चचेरी ममेरी बहनों के साथ छेड़खानी, भाभीियों के साथ भद्दे मजाक खुलेआम चलते थे और अवैध रिश्ते भी बनते बिगड़ते रहते थे। सब क्षम्य थे, पर चोरी चोरी हो तभी तक जो मर्जी हो करो, पर स्वीकार मत करो। लेखिका बाजारवाद और उपभोक्तावाद तथा सामंतवाद में अंतर नहीं मानती। उनका मानना है कि भारत में बाजारवाद और उपभोक्तावाद का प्रभाव सामंती सोच को हथियार बनाकर ही हुआ है। लेखिका का परिवार कर्मकांडी और हिंदू रीति रिवाजों को मानता था, किंतु सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने के बाद लेखिका का पूजा पाठ, तीज त्योहार, कर्मकांड आदि से विश्वास उठ गया। इस बारे में वो कहती हैं कि कहीं से सत्यार्थ प्रकाश किताब मेरे हाथ लगी, सब पूजा पाठ छूट गया, पूजा में विश्वास क्या खत्म हुआ कि फिर भी उससे कभी विश्वास नहीं कर पाई। रमणिका जी के जीवन में लेस्बियन रिश्ते की शुरुआत उसकी बड़ी भाभी से हुई थी। देख सकते हैं क्या क्या पंक्तियां हैं, आप आइडिया लगाइए कितनी बेबाकी से अंदाज से अपना जो सारा फीलिंग्स हैं, महसूस, एहसास, बातें सब कर पा रही हैं, रख पा रही हैं।
रमणिका जी पटियाला रियासत के बड़े रईसों, जमींदारों, कर्नल के वेश्याओं के संबंधों के बारे में कहती हैं। किसी वेश्या को रखनी है या रखेल बनाना बड़े लोगों की संस्कृति थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में रमणिका जी कहती हैं कि उनकी 360 पत्नियां थीं। राजा ने हवस की हद तो तब पार कर दी जब मरने से मात्र 2 महीना पहले 2 रानियां लाई थी, जिसकी उम्र 11 वर्ष और 16 वर्ष थी। आप इससे आइडिया लगा लीजिए। पटियाला का लीला भवन महाराजा भूपेंद्र सिंह की अय्याशी का महल माना जाता था। राजा की मृत्यु के बाद सभी रानियों को निर्जीव वस्तु की तरह दीवानों, जमींदारों, फौजी आदि के बीच बांट दिया गया था। रमणिका जी कहती हैं कि भूपेंद्र सिंह की गंदी नजर उनकी बुआ और मौसी पर भी था, किंतु किसी तरह से दोनों को बचा लिया गया। लेखिका ने इस आत्मकथा में पंजाब के बेदी वंश की सबसे घृणित प्रथा कूड़ी मार का भी जिक्र किया है। इस प्रथा के अनुसार बेटी का जन्म होते ही दाई के द्वारा भट्टी में लड़कियों को अफीम चटाकर मार देती थी। रमणिका जी ने इस आत्मकथा के सामाजिक विकृतियों, विसंगतियों को भी वर्णन की है। इस कड़ी में बड़ी मामी का परिवार कुलच्छनी कहे जाने पर कहती हैं, इतनी सेवा करने वाली मामी अंधविश्वास और रस्मों रिवाज के अनुसार कहलाई कुलच्छनी, जो आते ही देवर को खा गई, और नानी ने कभी भी मामी को मन से स्वीकार नहीं किया। आपूतरी एक कथात्मक आत्मकथा है जिसके बारे में रमणिका जी का कहना है कि आपूतरी की यह कथा एक स्त्री की दृष्टि से मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकाओं का आकलन है। आपूतरी मेरी आत्मकथा की दूसरी कड़ी है। इसमें मैंने निजी जीवन संघर्ष के सच को स्त्री दृष्टि की कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आपूतरी के प्रकाशक महेश भारद्वाज के अनुसार, मैंने भारतीय साहित्य में इतना बोल्ड व बिंदास लेखन नहीं देखा। रमणिका गुप्ता ने जिस साफगोई से अपने जीवन को देखा और स्वीकारा, वो हर लड़के के लिए प्रेरणा है कि उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने शरीर से कथित गलतियों से ऊपर उठना होगा। आपूतरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता के बचपन से लेकर झारखंड, धनबाद तक की विभिन्न यात्राओं का बेबाकी से चित्रण है। वस्तुतः आपूतरी रमणिका गुप्ता के प्रेम प्रसंग की कहानी होने के साथ साथ पूर्ण लेखन का अद्भुत दस्तावेज है। डॉक्टर मनोजर पांडे ने आपूतरी के बारे में कहा है कि आपूतरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसे विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं। इसमें बिहार राजनेताओं के चेहरे की असलियत दर्ज है। यह कथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही लिखा है। लीलाधर मंडलोई इस आत्मकथा पर कहते हैं कि आत्मकथा में अद्भुत अपूर्व स्मृतियां हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से एक जिद्दी लड़की का निर्माण होता है। रमणिका गुप्ता ने इस आत्मकथा के माध्यम से अपने साहस की कथा कही है। अब थोड़ा सा इधर जो पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा कि पहले झेल लेना, बाद में झुंझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना। संभवतः हर लड़की का यही तरीका रहा। रमणिका गुप्ता, हासिल करना मेरा लक्ष्य जरूर रहा, लेकिन हासिल करके संतुष्ट हो जाना न मैंने जाना और नहीं मैंने सीखा। रमणिका गुप्ता, वे क्षण मुझे ज्यादा अच्छे और तर्क लगते जिन्हें मैं मुक्त होकर जीऊं और निभाऊं कि कहीं मैं बेवफा या विश्वासघाती न कहलाऊं। माँ जिसका बनना कब गौरव बन जाता है, कब तक यह कलंक किसी स्त्री नहीं जानती। यह समाज के हाथ में है, पुरुष के हाथ में है। चूंकि माँ देवी है या उल्टा, इसकी मुहर पुरुष ही लगाता है जो बाप कहलाता है। राजनीति में समझौता या व्यभिचार ज्यादा चलता है और बलात्कार कम। मैं औरत के लिए स्वच्छंद शब्द से स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ, चूंकि इसमें छद्म नहीं, दम्भ भी नहीं है। ये लड़की बड़ी होकर बाप की नाक कटाएगी, अभी से ये लक्षण है तो आगे जाकर क्या होगा। रमणिका की माँ कहती थी, इतनी गालियां मत दो उसे, इतना तंग मत करो कि वह तुम्हारे जुल्म के खिलाफ तुम्हारे ही सामने खड़ी हो जाए। रमणिका, अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये पंक्तियां हैं। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ना मूल पढ़ेंगे, ठीक है। मूल जो है अब इसको पढ़ेंगे, ताकि एक मिनट थोड़ा सा इसको कर दें। हाँ, अब राइट हो गया। अब यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य में रमणिका गुप्ता की मुख्य पहचान एक स्त्री, दलित एवं आदिवासी विमर्शकार के रूप में रही हैं। उनकी आत्मकथा हाथ से हिंदी जगत में काफी चर्चित रही है। इसके बाद 2014 से 15 में आत्मकथा की अगली कड़ी आपूतरी के नाम से प्रकाशित हुई। अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने बचपन से आरंभ करते हुए धनबाद तक की यात्रा का विस्तारपूर्वक अंकन किया है। इस चीज में जीवन के कई पहलू समाहित हैं। रमणिका गुप्ता के बहुआयामी व्यक्तित्व के कई क्षेत्र तथा राजनीति, समाज सेवा, साहित्य आदि इसमें आए हैं। इन क्षेत्रों में किए गए संघर्षों का अंकन उन्होंने किया है।
इसमें किया है। रमणिका गुप्ता का जन्म पंजाब की सुनाम में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर थे और पटियाला रियासत सेना में कार्यरत थे। उनके नाना पटियाला रियासत के एक बड़े जमींदार थे। यह एक सामंती समाज था। सामंती समाज की प्रकृति के अनुरूप समाज में पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों का बोलबाला था। ऐसे समाज में पुरुषों के जहाँ तमाम तरह की स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त थे, वहीं स्त्रियों को अनेक तरह के बंधन लगे हुए थे। उनके जीवन से संबंधित सारे निर्णय भी पुरुष ही लिया करते थे। व्यवहार स्तर पर रोक टोक की शिकार थी। किंतु इस समाज में भी लेखिका रमणिका गुप्ता की प्रकृति भी कुछ भिन्न थी। अपनी साहसी प्रवृत्ति के कारण वे पितृसत्तात्मक समाज द्वारा आरोपित कायदे कानूनों के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं थी। चाहे उन्हें कितना भी विरोध झेलना पड़ता हो, वे रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। उनकी माँ जब उन्हें सर ढककर चलने के लिए कहती हैं तो वे इस पूरी तरह से प्रतिकार करती हैं। नहीं ढकूंगी सर। क्यों ढकूं? क्या लड़के सर ढककर चलते हैं? हाँ, अगर वो नहीं करती तो मैं अपना सर ढकने को मैं उससे कम हूँ क्या? नाना जी की हवेली और कलम में इतनी मैमें आती हैं, वे चुन्नी या दुपट्टा नहीं ओढ़ती। मैं क्यों नहीं उन्हीं की तरह बिना चुन्नी ओढ़े चल सकती? यह अच्छे घर की लड़कियों का रिवाज नहीं है, माँ ने मुझे समझाते हुए कहती। फिर आगे देखेंगे, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की। यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात। मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी, खुद अपनी, मैं जोर देकर कहती। उनके ऐसे ही विरोधी तेवरों के कारण उन्हें आपोदरी कहा जाने लगा, जो कि इस आत्मकथा का शीर्षक भी है। पंजाबी भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है जिद्दी लड़की। ठीक है। समंती समाज में स्त्री भोग्य वस्तु के रूप में देखी जाती है। एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध रखना उसकी मर्दानगी का प्रमाण माना जाता है। समंती समाज में स्त्रियों को भी मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि वह भी ऐसे संबंध को सहज स्वीकार कर लेती थीं। लेखिका के परिवार में भी समंती समाज की प्रवृत्तियां विद्यमान थी, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। लेखिका ने अपने पिता के बारे में बताया है कि उनके पिता अपनी अपनी पत्नी यानी कि लेखिका की माँ से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता दूसरी स्त्रियों से भी संबंध बनाते रहते थे। लेखिका के नाना सामंती व्यवस्था के चरम चरम रूप थे, जिन्होंने घर में ही अपनी बेटी से ही शारीरिक संबंध बना रखा था। रमणिका गुप्ता ने इसे सामंती प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए लिखा है कि घर में औरत को आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे झरने, बाहर अयासी से सरोवर सागर, औरत का दोनों रूपों में भोग, पत्नी का पावन रूप, प्रेमिका का अनुराग, वीरांगना की आसक्ति, पुरुष सभी का बिना अपराध बोध के उपभोग करता था। स्त्री अपराध बोध की पिटारी थी। अपनी जरा सी बेवफाई उसे अपनी ही निगाहों में चोर बना देती थी और चोर बनाने वाले पुरुष बेदाग रहता था। अपनी इस आत्मकथा में रमणिका गुप्ता ने स्त्रीवादी दृष्टिकोण से प्रतिशतात्मक सामाजिक ढांचे को देखा परखा है, उसकी चीर फाड़ की है। उन्होंने इसमें दिखाया है कि किस तरह समाज एक स्त्री को सहज रूप में नहीं बड़ी होने देता। समाज लगातार उसे बड़ी होते रहने का विरोध करवाता रहता है और अपने अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता रहता है। उसके चाल चलन, शारीरिक विकास, सुंदरता, रंग आदि पर समाज की दृष्टि लगी रहती है कि उसकी सहज हंसी का भी समाज उसकी चारित्रिक स्खलन से जोड़ देता है। समाज की ही दृष्टि की शिकार लड़कियां अपना आत्मविश्वास खो देती हैं और उनके व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं हो पाता है। स्वयं लेखिका भी घर समाज में इस स्थिति का सामना करती है। रमणिका गुप्ता ने इस संबंध में लिखा है कि हे नजरों ने हमेशा ही मुझे विचलित किया। बचपन से ही मैं आंखों की भाषा नज़र के माध्यम से पढ़ने में माहिर हो गई थी। देखते ही नज़र को पहचान लेती थी, इसलिए नज़रें मुझे प्रभावित करती थी। जीवन भर मेरी पीछा करती रही। आंखें नज़र दृष्टि में इन्हीं अपने लिए कुछ पाने को ललायित रही, भूखी रही। प्रेम, प्रशंसा, आदर, सम्मान, मैं दया, तरस, निरादर, तिरस्कार या उपेक्षा की नज़रों से सदैव जूझती रही। उपेक्षा की नज़रें मुझे सालती थीं, प्यार, सम्मान और स्नेह भरी नज़रें मुझे समर्पित हो जाने के लिए प्रेरित करती थी। मेरा नज़रों से घृणा और प्यार का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। रमणिका गुप्ता ने आप उदरी में दिखाया है कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति में तो स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर तमाम तरह के निषेध हैं, लेकिन इसके विपरीत भारतीय सामंती समाज में पुरुष तमाम तरह के यौन संबंध बनाता है। लेखिका स्वयं बचपन से यौन उत्पीड़न से पीड़ित हो जाती है। वह यथासंभव इसका प्रतिकार भी करती है। इस संबंध में उसने लिखा है
उसने लिखा है कि मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा कि पहले इसे झेल लेना, बाद में झुंझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना। संभवतः हर लड़के का यही तरीका है। यह तो सब समझ आ रहा है कि वह सब क्या था जिसे बचपन में मेरे भीतर भय, असुरक्षा, भीरुता के बीज बोने की कोशिश की। ये अप्रिय संस्कार मुझे नौकरों ने, सगे संबंधियों ने या घर आए मेहमानों ने दिए, जिनकी स्मृति मेरे विद्रोही तेवरों को उभारने में सहायक तो जरूर हुई, मेरे अवचेतन में बैठ गई। मेरी सूचिता बार बार टूटी। इस टूटन का अपराध बोध मुझे हीनता से भरता रहा। बहुत बार मैं जाकर इससे उबर पाई हूँ। लेखिका घर में कोई ऐसे यौन संबंधों को लक्षित करती हैं जो भारतीय संस्कृति में वर्जित हैं। घर में काम करने वाले नौकर भी घर की बहुओं और बेटियों से संबंध बनाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे वर्णनों का यह लक्ष्य दिखाना है कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में कितने पाखंडों से युक्त है। अपनी इस आत्मकथा में रमणिका गुप्ता यह स्थापित करती हैं कि सुचिता एक पखंड के सिवा और कुछ नहीं है। सुचिता की भावना स्त्रियों में इस तरह भर दी जाती है कि कई बार इसके भंग होने की स्त्रियां आत्मग्लानि और अपराध बोध की का शिकार हो जाती हैं। इसके कारण उनमें एक हीनता ग्रंथ घर कर लेती है, जिसे उबरना बहुत कठिन होता है। लेखिका ने इस संबंध में लिखा है कि मुझे सुचिता की व्यर्थता का भान तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस ग्रंथि से मैं बहुत बाद में उभरी। सुचिता भंग होने का दंश अपराध बनकर जीवन भर कसकता है और इसी के कारण और जन्म जन्मांतर तक अपराधिनी, बेवफा, विश्वासघातिनी, छिनाल कहलाती हैं। अगर औरत इसकी निरर्थकता पहले ही समझ जाए तो यह शायद हीन ग्रंथि से ग्रसित होने से बच सकती है। सुचिता का टूटना उसे अपनी ही नजर में गिराता है, जबकि पुरुष शेखी बखारता है। इसी दोहरे मापदंड को तोड़कर स्त्री मुक्त हो सकती है। सुचिता के इस पखंड को तोड़ने की पहल स्वयं स्त्री को ही करनी होगी। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में किस किस तरह के स्त्री विरोधी कुप्रथाओं का प्रचलन है, इसका एक उदाहरण रमणिका गुप्ता कुड़ीमार गुरु परिवार की कुप्रथा के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत करती है। उन्हें अपनी दादी से पता चलता है कि उनके खानदान में पहले उपयुक्त कुप्रथा प्रचलित थी। उनकी कुल यानी बेदी था जो गुरु परिवार का होता है। स्कूल की लड़कियां गुरु परिवार की बेटियां होती हैं। इसी कारण उन्हें कोई अपनी बहू नहीं बनाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके घर का काम करवाने पर उन्हें पाप लगेगा। ऐसे में गुरु परिवार की बेटियों को मार डालता था। लेखिका को पता चलता है कि उनकी तीनों बुआएं बेदी कुल की प्रथम जीवित छोड़ दी गई बेटियां थीं। आपूर्ति में स्त्री स्वतंत्र लेखिका के प्रेम प्रसंगों के माध्यम से भी दिखाई देता है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था की स्त्री के प्रेम भावनाओं पर तमाम तरह की बंदिशें लगाती रही, किंतु लेखिका प्रेम भी करती हैं और उसके लिए समर्पण और साहस का परिचय भी करती हैं। उनका प्रेम धर्म और जाति की दीवारें तोड़ता हुआ भी दिखाई देता है। लेखिका का प्रथम प्रेम एक मुस्लिम युवक हामिद से होता है। वे अपने प्रेम के लिए क्या कुछ कर सकती हैं, इसका पता दंगों के दौरान चलता है, जब वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना किसी तरह दंगों के बीच हामिद को उसके परिवार को सुरक्षित शरणार्थी कैंप तक पहुंचाती है। कालांतर में उन्हें अंबाला में रहना पड़ता है। वहां वे वेद प्रकाश नाम के युवक से अपने जीवन साथी देखती हैं। उन्हें प्रेम संबंध का पता जब उनकी मां और शिक्षक को चलता है तो उन पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया जाता है। जब उन्हें लुधियाना के गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज में भेज दिया जाता है, वहां छात्रावास में रहते हुए भी वो पत्राचार के माध्यम से वेद प्रकाश से संपर्क बनाए रखती हैं। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ एक पत्र लग जाता है। रमणिका गुप्ता दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना करती है और प्रिंसिपल के प्रश्नों का उत्तर देती है, जिससे स्वतंत्र भावना से युक्त उनकी स्त्री व्यक्तित्व का पता चलता है। प्रिंसिपल प्रकाश कौन है? रमणिका गुप्ता वह मेरा फयांसी है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, विवाह भी उन्हीं से करूंगी। प्रिंसिपल तुम्हारे माता पिता की रजामंदी है? रमणिका गुप्ता मेरा फैसला है, मैं उनकी रजामंदी हो या न हो, मैं बालिग हूँ। फिर आगे देखेंगे। अपनी इस आत्मकथा में रमणिका गुप्ता एक ऐसी स्त्री के रूप में दिखाई देती हैं जो सामाजिक बंधनों को तोड़ती हैं और अपना रास्ता स्वयं तय करती हैं। उन्होंने लिखा भी है कि नदी को न पत्थर बांध सकते हैं और न बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी स्रोत खत्म नहीं हो जाता, और मैंने अपने भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया। चूंकि मैं भी नदी मानती हूँ जिसमें सब अपनी गंदगी धोकर चले जाते हैं,
पर वह सतत स्वच्छ आबाद गति से बहती रहती है। फिर भला मेरी स्त्री कैसे उन रूढ़ियों या बंधनों से बंध कर खुद को गंदला होने देती जिन्हें मैंने कभी नकारा और तोड़ा। वे एक ऐसी स्त्री हैं जो अपने शर्तों पर जीवन जीती हैं, न कि प्रतिशोधात्मक समाज द्वारा थोपी गई शर्तों पे। वे तमाम तरह के पारिवारिक और सामाजिक अत्याचारों एवं बंधनों का सामना करते हुए अपना मार्ग चुनने और बनाने का प्रयत्न करती हैं। वे लिखती हैं कि हाँ, मैं रमना हूँ, मुझे बदलाव प्रिय है। हालांकि अब भी मैं भीतर से वही रमना ही हूँ, वही रमना कहीं अकेली खेलती, कहीं अकेली दौड़ती, कहीं अकेले डरती, कहीं अकेले झगड़ती और बिसूरती हुई भीड़ में जूझती हुई, बहस करती हुई, तर्क रखती हुई, एक दुबली पतली मरियल सी सीधी सादी भोंदू सी लड़की इस मुकाम पर मुझे रमना ने ही पहुंचाया है, जो जिद्दी, बुरी या खराब अथवा बुद्धू कहलाने पर भी हंस या मुस्कुरा देती थी, पर अपनी बात पर अड़ी रहती थी। इस प्रकार आपोदरी स्त्री विमर्श का अनुप्रमाणित एवं स्त्री स्वतंत्र बोध से अनुष्य कीर्ति है। यदि इस आत्मकथा में रमणिका गुप्ता पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था पर गहरी चोट करने का साहस करते हुए दिखाई देती है, तो उसे उसके पीछे उनका दृढ़ संकल्प से युक्त स्त्री व्यक्तित्व है। उनके इस व्यक्तित्व को हम उनके निम्नलिखित पंक्तियों से लक्षित कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, मैंने सत्य की इस रहस्यमयी मारक और विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया अपने ही खिलाफ खड़ी सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और तथाकथित संस्कारों की बाढ़ से उबरने के लिए। बहुत हमले हुए, बहुत आरोप लगे, लांछन उछाले गए, मैंने स्वीकार नहीं किया और वापिस उसी समाज को लौटा दिया। बुमरैंग कर गए और सब उन्हीं पर। मैं अगली मुहिम के लिए फिर से उठ खड़ी होती रही। अपने इस व्यक्तित्व के कारण समाज में रमणिका गुप्ता एक लेखिका, कवयित्री, राजनेता और सामाजिक सेविका के रूप में महत्वपूर्ण पहचान बना पाती हैं। वस्तुतः स्त्री स्वतंत्र की खोज रमणिका गुप्ता के व्यक्तित्व और उनकी इस आत्मकथा दोनों का केंद्रीय पक्ष रहा। इस तरह से आपने यहाँ पे आपहुदरी को देखा, और मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट और ऐसा जो तरीका है, कहाँ कहाँ से चीज़ों को संकलित करके आपके लिए लाता हूँ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं मोटिवेट होकर के अन्य सारे वीडियोस को बनाता रहूं। प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्लेलिस्ट को देखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।